नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 की बहस के दौरान राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के एमपी सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और उस कविता को लेकर के पूरे देश में और खास करके बिहार में एक भूचाल सा आया हुआ है। एक वर्ग उसको जातीय अस्मिता का प्रश्न बना लिया है और वो अटैक मनोज झा पर पूरी तरह से आक्रमण किए हुए हैं, उन पर अटैक किए हुए हैं। क्या बिहार की राजनीति फिर उसी जातीय दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है, या बिहार की सियासत फिर जाति की ओर लौट रही है? नीतीश कुमार के 15-17 सालों के शासन के दौरान या शुरुआती दौर में जब एनडीए की सरकार बनी 2005 में, तो ऐसा लगा कि बिहार जातीय राजनीति से बाहर निकल गया है। अब भविष्य में इस तरह की राजनीति नहीं होगी, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है उसमें यही लग रहा है कि बिहार फिर जातीय राजनीति के दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। मेरा सर प्रश्न ये है कि मनोज झा ने क्या कहा और उसका जवाब आनंद मोहन सिंह की तरफ से क्या मिला, ये पब्लिक फोरम में है, सब लोगों को पता है। क्या ऐसा माना जाए कि ये राजनीति एक वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देगा और अगड़ों में खास करके ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच एक वर्ग संघर्ष या जाति संघर्ष पैदा करेगा? अगर ऐसा होता है, दो वर्गों के बीच में, दो जातियों के बीच में यदि जातीय संघर्ष होता है तो यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन दोनों वर्ग के जो आम नागरिक हैं वह सिर्फ वेट एंड वॉच में हैं, उसमें विशेष कोई हलचल नहीं है। दोनों वर्ग के नेता एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं सियासी लाभ के लिए। हम समझते हैं कि सियासी लाभ उनका कितना मिलेगा, कितना परसेंट उनको लाभ होगा, इसका मूल्यांकन हमारे पास नहीं है। लेकिन अब प्रबुद्ध लोग हो गए हैं, जागरूक लोग हो गए हैं और बिहार जातीय संघर्ष को झेला है, अब उस दौर में जाना नहीं चाहता है। और हम लोग भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही लोगों से अपील भी करेंगे कि इस तरह के भाषणबाजी के में हम लोग को बहने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कौशिक जी अगला प्रश्न ये है कि जिस तरह से मनोज झा और आनंद मोहन सिंह का प्रकरण हुआ है, एक प्रश्न का जवाब आपने दिया, बहुत बढ़िया दिया, सही और सटीक। दूसरा ये है कि जिस तरह से असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मनोज झा तो चुप्पी साधे हुए हैं, वो तो एक शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन इधर आनंद मोहन सिंह ने भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, संजय सिंह जेडीयू एमएलसी उन्होंने भी किया, इसके अलावा महेश्वर सिंह हैं, इसके साथ साथ आपको टुन्ना पांडे जी हैं, आरजेडी के पूर्व एमएलसी रहे हैं। तो इनके बातचीत के दौरान जो मीडिया में जो आ रही हैं बातें, जिस तरह से ये लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, उसमें असंसदीय शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। क्या ये तुले हुए हैं कि बिल्कुल एकदम ब्राह्मण राजपूत करा दें? देखिए, हम पहले प्रश्न में कहें कि जो सामान्य जो लोग हैं, जो जाति, जिस जाति के बीच में की बात कर रहे हैं, वो जाति के बीच नहीं है, नेताओं के बीच की है। ये दूसरी बात है कि जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस जाति के लोग, दोनों तरफ के लोग बहुत सामान्य स्थिति में हैं। दूसरी चीज़ आप जो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, लोकतंत्र में असंसदीय भाषा का प्रयोग और उभी नेताओं के द्वारा जो आइडियल ऑफ द सोसाइटी है या लीडर ऑफ द सोसाइटी है, उनको इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दोनों तरफ के लोगों को परहेज करना चाहिए, सब लोगों को परहेज करना चाहिए। जो भी समाज को लीड कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, अपने भाषा से, अपने व्यवहार से ऐसा कोई काम न करे कि वे अपने समाज को गर्त की तरफ ले जाएं।
अच्छा अगला जो मेरा प्रश्न है थोड़ा सा हट करके है। मनोज झा जी की कविता पर बवाल है, हालांकि कविता किसी और ने लिखा है, कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि पर सवाल नहीं उठ रहा है, ठीक है। मनोज झा जी ने उस कविता का पाठ किया। अगर मान लिया जाए उसी कविता का पाठ अगर कोई दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दलित सांसद अगर किया होता, तो क्या आज जो ये जितना डिस्कशन हो रहा है, जो राजनीतिक भूचाल है, क्या ये पैदा होता या कुछ और स्वरूप होता? देखिए, दोनों तरफ के नेता कौन बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं जो इस तरह की बातों में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जिनको भी सियासी जमीन अभी उपलब्ध नहीं है, वही लोग मुखर होकर आ रहे हैं दोनों तरफ के। अब आप कह रहे हैं, आपका जो मूल प्रश्न है कि यदि कोई यह दलित बोला होता, क्योंकि यह दलित निर्वाचित कविता है, और कोई दलित अगर बोला होता संसद में, तो क्या इतना बवाल होता? भारत के ही स्थिति, बिहार की छोड़ दीजिए, संपूर्ण भारत की ऐसी स्थिति है कि दलित और माइनॉरिटी के खिलाफ किसी की बोलने की हैसियत नहीं है। न कोई माइनॉरिटी के खिलाफ बोल सकता है। माइनॉरिटी की तरफ थोड़ा सा अभी शुरुआत हुआ है, मोदी जी के आने से कुछ बल मिला है, योगी जी के आने से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनको थोड़ा सा बल मिला है, वह बोल दे रहे हैं। वो भी 10 साल पहले नहीं था हिम्मत, ये बदलाव हुआ है। लेकिन आज भी कह रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस के लोग हों, क्षेत्रीय दल के हों, सपा के हों, आरजेडी के हों, लोजपा के हों, किसी की हैसियत नहीं है कि दलित के खिलाफ, दलित नेता के खिलाफ, दलित सांसद के खिलाफ, दलित साहित्यकार के खिलाफ, दलित कविताओं का विरोध, दलित कवियों का विरोध कोई नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह जो स्थिति है, जो सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति है देश में, और दलितों का जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है इस देश की राजनीति में, उसका असर है। हाँ अब आपसे अंतिम सवाल है मेरा, और अंतिम सवाल जो है ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि असहज करे, लेकिन जिस तरह की सियासत हो रही है तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे मुझे पूछ लेना चाहिए। सवाल ये है सर कि आपकी जाति क्या है, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अभी तक मैं भी नहीं जानता हूँ नहीं, अभी तक मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, अभी नहीं, मेरी बात समझ लीजिए। अभी तक आपका जो टाइटल है ना, वो कौशिक है, ठीक है। और कौशिक जो है वो गोत्र है, वो ब्राह्मण का भी गोत्र है, भूमिहार का भी है, यादव में भी होता है, राजपूत में भी होता है, कायस्थ में भी होता है, लगभग जातियों में ये कौशिक होता है। तो कभी मैंने पूछने का प्रयास भी नहीं किया और आपके जाति के बारे में जानने का प्रयास मैं नहीं किया। और मेरे भी सरनेम में जो शांडिल्य लगा हुआ है, तो शांडिल्य जब मैं, जानते हैं, मैं एक जगह गया हुआ था तो एक शर्मा जी थे, हालांकि वो शर्मा जी, मैं जातिगत शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, फिर भी वो कारपेंटर बिरादरी से थे शर्मा जी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे जाति के हैं क्या? हम बोले क्यों? तो हम लोगों का गोत्र है। यानी ये जो गोत्र है ये कई जातियों में है, ठीक है। तो इसलिए सवाल मुझे करना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि इस जाति की राजनीति में जो हो रही है, इसमें आप कहाँ हैं? आप तो हमको फंसा रहे हैं। एक बात समझिए, हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि आज फंसा है, थोड़ा मज़ा वो भी ले रहे होंगे। सबसे पहले तो कि जाति जो आज जो देख रहे हैं, जो भी नाम दे रहे हैं जिस जाति का, अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो ये सारी बातें, ये नाम नहीं थे। कर्म आधारित जातियां थी, जातियां नहीं क्लासेस थे, वर्ग था। और बड़ा खूबसूरत संरचना है इस
आज हम बेरोजगारी का जो प्रहार कर रहे हैं किसी भी सरकार पर, बेरोजगारी, इस व्यवस्था में इतनी अच्छा रोजगार का प्रबंधन किया गया है कि काबिले तारीफ है। जिसने भी किया है उस साष्टांग दंडवत है इस व्यवस्था को। मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ब्राह्मणों को देखिए तो उनको रोजी रोटी के लिए जो है से कि पोथे पतरा मिल गया। वहीं लुहार को देखा जाए तो उनको रोजी रोटी के लिए जो है ग्रिल वगैरह घरों में जो बन रहा है, इसके वो परंपरागत बातें आ गई। जातिगत जो रोजगार है ना सर, आज के भी दौर में इस 21वीं सदी में 90% उस रोजगार पर अधिकार उसी जाति का है। कारपेंटर हैं तो बढ़ई और लुहार आज भी 90% उस पेशे में हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। नाई लोग, जितने भी सैलून आप देखेंगे ना, तो मैक्सिमम जो बाल दाढ़ी बनाने वाले वो नाई वर्ग के हैं। कभी कभी किसी के मुंह से मैंने सुना है कि जाति कौन बनाया, जाति तो पंडित बना दिए। पंडितों का जो प्रबंधन था ये काबिले तारीफ है। समाज को किस तरह से बांधकर और उसकी रोजगार की व्यवस्था करने का जो कला अगर पंडितों ने जाति बनाई है तो गजब अद्भुत व्यवस्था उन लोगों ने किया है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं अपनी जाति बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं शूद्र जाति का हूं, मैं शूद्र जाति का हूं। शूद्र का काम होता है मैल धोना, और आज के डेट में पत्रकारिता जो है वही समाज राजनीति पर जो मैल बैठ गया है ना, उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रहा है। तो सांडिल सर और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि हम शूद्र जाति से हैं, हमारी जाति शूद्र है। अभी आप अभिषेक कौशिक जी को सुन रहे थे, बहुत शानदार और बेहतरीन जवाब इन्होंने दिया। जाति व्यवस्था को लेकर के जो आज हंगामा खड़ा हुआ है, जातिगत टिप्पणियों को लेकर के, ये नफ़ा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, बहुत कुछ इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आप सभी लोगों से इतना तो जरूर मैं बात करूँगा कि सभी जातियाँ महान हैं, सभी जातियाँ सर्वोच्च हैं, सभी जातियाँ आदरणीय हैं समाज में, सभी जातियों का अपना महत्व है, सभी जातियों का जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है, कर्म निर्धारित किए गए हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। हाँ, जातियों के नाम पर जो जातिवाद का जहर समाज में घोला गया है या घोला जा रहा है, वो समाज के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए वो खतरनाक है। हमें और आपको इस जहर से बचना है। ना आप पराए हैं, ना हम आपके लिए पराए हैं, हम सब एक हैं। आइए इस संकल्प के साथ जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, हमारा उद्देश्य जातिवाद को बढ़ाना नहीं है। हम जाति मुक्त समाज की बात कर रहे हैं, हम जातिवाद से मुक्त समाज की बात करते हैं। अगर जाति से किसी को हम मुक्त नहीं कर सकते तो जातियों को महान तो बना सकते हैं, जातियों को शीर्ष स्थान पर तो उसको रख सकते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ हमारा और आपका ये प्रयास होगा कि हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने देश में ये जो जहर राजनेताओं द्वारा बोया गया है, इस जहर के फसल को काट करके फेंक दें और हम एक नई समाज की, नवीन समाज की संरचना करें, ताकि आपका, हमारा, हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर बन सके और हमारा देश, हमारा गांव, हमारा राज्य प्रगति की ओर अग्रसर हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का जो परिचर्चा है समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।